नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हम अपना आधुनिक भारतीय इतिहास पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो देखो, ये जो बुक है आपकी, ये घटना चक्र वाली बुक है। जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन होता है ना, उसकी ये बुक को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी पूरा करने के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा आपका, ये 40 होगा। और इसी में हम देख रहे हैं आधुनिक इतिहास में विविध वाले अपने पॉइंट को। तो विविध में देखो, क्वेश्चन बहुत सारे थे पीछे के। देखो, मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट इसके मैंने ऑलरेडी आपको डाल दिए हैं पीछे। यदि आपने वो नहीं देखे तो पहले जरूर उनको भी देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको 60 क्वेश्चन तक भी वहां पर मैंने आपको करा दिए। और आज हम 60 से आगे बढ़ेंगे, अर्थात 61 वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और आगे तक इसको लेकर चलेंगे। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा, ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आयोग के। अब जैसे देखो, एपीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी उसका न्यूज में भी आई थी उसकी बात, और वैसे भी छपी थी, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका कुछ ही दिनों में आपका नोटिफिकेशन एपीएस का भी आ जाएगा। और इसमें देखो लगभग 600 के करीब वैकेंसी है। तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब देखो, इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, विविध में होता क्या है कि पीछे मैंने आपको बताया कि विविध में ये कई चैप्टरों को पकड़ेगा, कई टॉपिकों को पकड़ेगा, और वहां से एक एक स्टेटमेंट उठाकर और फिर वहां पर रखेगा, और फिर पूछेगा कि कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विविध, क्योंकि विविध से ही ज्यादातर सवाल पूछे भी जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने। देखो, क्वेश्चन नंबर 61। 61 कहता है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। देखो, फ्रंटियर गांधी जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। आंसर आपका इसमें सी होगा। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशेवर जिले के, अब जो पाकिस्तान में है, के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः सीमांत गांधी, इन्हीं को ही सीमांत गांधी, इन्हीं को ही फ्रंटियर गांधी, और इन्हीं को ही बादशाह खां, और इन्हीं को ही फक्र ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है। और 1987 में भारत रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फिर से वही इसने सवाल घुमाया, और आंसर भी क्या होगा, आंसर तो वही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। देखो, बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जो जाना जाता था, उसमें तीन लोग थे, मेहता, तेलग और तैयब जी। आंसर आपका सी होगा इसमें, मेहता, तेलग और तैयब जी। कौन कौन से, जैसे देखो, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। इन्होंने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। कांग्रेस की स्थापना भी कब हुई थी? 1885 में। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी कब हुई? 1885 में ही हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान का खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? देखो, इनका आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट आंदोलन। ये इसका आंसर बनेगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती अर्थात रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठनों ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। तो ऐसा कहा था डॉक्टर बी एस मुंजे साहब ने। आंसर इसका सी होगा। डॉक्टर बी एस मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण 1932 में उपयुक्त वक्तव्य जारी किया था। नेक्स्ट, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। क्यों हुई थी? देखो, त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे थे, ये नहीं है आपका। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, हाँ ये है। यही इसका आंसर बनेगा आपका। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका? बी इसका आंसर होगा। त्रिपुरा की देशी रियासतों के राजा प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? देखो, राजेंद्र प्रसाद का जो स्थान है वो था बिहार।
अर्थात राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और संविधान लागू होने के बाद ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, तो उनकी आयु लगभग थी 70 वर्ष की, क्योंकि 80 वर्ष की आयु में तो इनका निधन ही हो जाता है। तो इनकी जो आयु उस समय थी वो 70 वर्ष थी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविंद्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और पूछता है कि कौन सा निम्न में से सही है। अब देखो कौन सा सही है। संत फ्रांसिस जेवियर जेsuit संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हाँ, ये कथन आपका ठीक है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ये नहीं है। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपकी एक तरीके से देखा जाए तो गोवा में नहीं हुई थी। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये ठीक है। इसका मतलब एक और तीन सही है आपके, सी आंसर होगा। तो संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। उन्होंने फेबर और चार अन्य सहयोगियों के साथ जेसुइट संघ की स्थापना की। 1542 में वह गोवा आए और अप्रैल 1552 में वह चीन गए, जहां 3 दिसंबर 1552 को उनका देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा गया। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में भोज दिया जाता है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? देखो जो नारायण लाल थे उनको हजारीबाग जेल में भेजा गया था। हजारीबाग अर्थात बिहार में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलबर्गा में एक रैली संबोधित की थी। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? तो वो कस्तूरबा और महादेव देसाई की जो है वो आगा खां पैलेस में ही है। आगा खां पैलेस में ही है और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही इन्हें वहां पर गिरफ्तार करके भी रखा गया था। देखो, महादेव देसाई 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां महल में रखा गया। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देसाई का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में उनकी समाधि बनवाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास हो गया, आगा खां महल में ही हो गया और गांधी जी की उपस्थिति में हुआ। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में ही निर्मित की गई है। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है तो आगा खां महल में पुणे में जो है आपका आंसर आपका इसमें क्या होगा, सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो वो आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे पट्टाभी सितार मैया, जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में हराया था। पट्टाभी सितार मैया प्रमुख राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यावसायिक चिकित्सक थे। 1939 के सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद का वे चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट, भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था। देखो हिटली आयोग का क्या उद्देश्य था? वो कह रहा है कि हिटली आयोग का उद्देश्य और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना, ये नहीं था आपका। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना था, यही इसका आंसर बनेगा, बी आंसर होगा। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। जे.एच. हिटली इसके अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियां, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध की पर सिफारिशें करना था। नेक्स्ट, कैथरीन मेयो, एल्डेस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? देखो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, ये इसका पहला ही आंसर बनेगा। आंसर इसका यही हो जाएगा। कैथरीन मेयो, हेल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां की। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डेस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा था। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत, अर्थात दिवंगत का मतलब होता है मारे गए, वह किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1943 में। आंसर इसका बी लगेगा। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन लोग से 4 मिलियन लोग तक मारे गए थे। अब आप सोचो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सोचो आप कि मतलब 15 लाख से लेकर 4 लाख लोग मारे 40 लाख लोग मारे गए थे यहाँ।
विश्व में शांति और आपसी सहयोग की स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखो नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइन मूवमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आंसर ए होगा। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति निरस्त्रीकरण, जातीय समानता का पक्ष लिया जाए और तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्ण सुलझ जाएं। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? ये था गोवा। 1961-62 में जाकर ये आजाद होता है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया। गोवा पुर्तगाली का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया। नेक्स्ट, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा, वो थे आपके पुर्तगाली। भारत में ये सबसे पहले आते हैं और भारत से सबसे बाद में जाते हैं। निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखो, वे समाजवाद से प्रभावित है, ये ठीक है। ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित है, ये भी ठीक है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित है, ये भी ठीक है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित है, नहीं, वे जर्मन नहीं थे, वो कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित थे। डी आंसर लगेगा इसका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ विश्व इतिहास की झलक अर्थात आत्मकथा, लेखों, भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कौन सी नहीं थी इसमें? देखो, भूमिहर थे, कायस्थ किसान थे, राजपूत भी थे, कुर्मी नहीं थे। डी आंसर होगा इसका। देखो, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहर, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थीं, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही कौन सा है। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, बिल्कुल लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ जब मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, ये भी ठीक है। इसका मतलब सी आंसर होगा। एक और दो दोनों ठीक है आपके। शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में हुआ था, न कि लॉर्ड माउंटबेटन के में था। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया। जो एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो आपका पहला पॉइंट है ये आपका गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि लॉर्ड वेवल के समय में हुआ था ये, तो इसलिए आंसर केवल बी बनेगा। दूसरा सही है आपका, बी आंसर होगा इसका। 19 फरवरी 1946 को एसएन-एनएस तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर बंबई, कराची, मद्रास के भारतीय नौसैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। निम्न कथनों पर विचार करना है फिर से और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है। अब देखो, ईश्वर चंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया, ये आपका बिल्कुल राइट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी आपका राइट होगा। केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियानों के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया था, नहीं, ये बनाया था जो हमारे राजा राम मोहन राय साहब थे, उनके प्रयासों से सती प्रथा को खत्म किया गया था, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके मतलब एक और दो सही है आपके, बी आंसर होगा। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। हिंदू महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1849 में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथुन ने की थी। 1856 ईस्वी में सरकार ने इसका प्रभार लिया तथा इसका नाम बैथुन स्कूल कर दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर की अध्यक्षता में इसके प्रबंध समिति का गठन किया गया, अतः कथन एक सत्य है। प्रसिद्ध बंगाल उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, इस प्रकार कथन दूसरा भी सत्य है। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया था, कथन 3 गलत है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कथन जो है एक और दो आपके सही है। निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन सी हुई थी, ध्यान रखना है। देखो कौन सी पहले हुई थी, इनकी यदि आपको डेट पता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। देखो, स्वामी दयानंद
ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये आपका हो सकता है, क्योंकि स्थापना तो इन्होंने की थी। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। तो और फिर कहता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसका मतलब देखो, सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी ना, यहाँ पर दीन बंधु मित्र का नील दर्पण लेखन था आपका। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे जिसे दीन बंधु मित्र ने 1858 से 59 ईस्वी में लिखा था। इसमें दीन बंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की, जिसका कथनांक सन्यासी विद्रोह अर्थात 1763 से 18 के बीच पर आधारित है। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे दादा भाई नौरोजी। आंसर इसमें आपका ए होगा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष 1885 में। उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 1892 में नौरोजी फिन्सबरी सीट से विजय हुए। विकल्प में लाल मोहन बोस का नाम न होने से क्या होगा? आपका जो उत्तर होगा वो दादा भाई नौरोजी माना जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी साहब। भी आंसर होगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो लागू हुआ वो 1892 में हुआ था। बी आंसर। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वे थे अबुल कलाम आजाद साहब। आंसर इसमें ये होगा। देवबंद कहाँ है? देवबंद वर्तमान सहारनपुर का क्षेत्र है। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित है। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब आपको कूट का प्रयोग करना है। अब देखो, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वे भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो देखो, इसमें जरा मैच कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका आयोग ने उत्तर भी कुछ नहीं माना। जैसे देखो, भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, बल्कि कौन थे? बलदेव सिंह थे। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर ने बॉम्बे में 20 जुलाई 1924 को की थी। तो कथन में क्या है कि 3 और 4 दोनों ही गलत हो जाते हैं आपके, इसलिए कथन मैच नहीं करता वहां से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही कालानुक्रम का पता लगाना है। इनको सही से क्रम में लगाना है। अब देखो, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। देखो, कलकत्ता में तो कई सारे हुए थे अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक का निधन, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की कांग्रेस समिति पर सर्वसम्मति की रिपोर्ट क्या थी? तो देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो रिपोर्ट हुई थी, सर्वसम्मति से रिपोर्ट आई थी, वो 1920 में आई थी। अब यदि हम देखें तो सबसे पहले कौन सा लगेगा? यही लगेगा आपका, इस चार। अब इसमें चार में देख लो कौन कौन से हैं। अब देखो, ए में ही है केवल चार। सी को भी हटा दो, बी को भी हटा दो, डी को भी। देखो, आंसर तो आपका यहाँ पर मिल जाता है ए। तो जरा इसकी व्याख्या देखो। नीचे दी गई कूटनीति की घटनाओं को तिथि क्रम इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था वो 1920 में। बाल गंगाधर तिलक का निधन जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तुर्की को अर्पित शर्तों की शांति शर्तों की घोषणा जो की गई थी 14 मई 1920 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट प्रस्तुत 25 मार्च 1920 को हुई थी। तो इस प्रकार से क्रम लगाया जा सकता है वहां पर। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुई थी वह थी? देखो, औद्योगिक नीति लाई गई थी 1948 में। आंसर आपका बी होगा इसका। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्र के अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। 1948 की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? देखो, सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। आंसर आपका सी होगा इसमें। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब हुआ था? तो यही इस पर इसका आंसर मिल जाएगा, 1957। सी आंसर होगा।
वर्ष 1957 में दक्षिण राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात जिसे भाकपा बोलते हैं शॉर्ट में ने कांग्रेस को हराया। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में ईएमएस नंबूदिरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। इन घटनाओं पर विचार करना है और पूछ रहा है कि सही कालानुक्रम क्या है। अब देखो, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाने वाली साम्यवादी दल सरकार थी और भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, ये तो 1955 में हुआ था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीय वाहक बन गया और गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना था, ये 1961 में बना था। अब देखो, इसका मतलब ये जो है ना, आपके जो लास्ट में चार है ना, वही आपका बाद में आएगा। इसका मतलब ए भी हटेगा और सी भी हटेगा। अब आप इसमें देखो, मैच कराओ। अब इसमें जो एयर इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण और वाहक बना था, ये पहले हुआ था आपका। इसका मतलब तीन आपका पहले आएगा और चार आपका बाद में। इसमें देखो दो नहीं दिए, बी में भी और डी में भी, तो आपका दूसरा बनेगा फिर। भारत में उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक के रूप में हुई, तो ये आपका दो। इसका इसका मतलब क्या है कि बी आंसर बनेगा। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीय वाहक बनाया गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया और अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री रूप में ईएमएस नंबूदिरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। 1961 में सैन्य कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तथा 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? देखो, गांधी जी, इसका मतलब भारी उद्योगीकरण। भारी उद्योगीकरण अर्थात गांधी जी जो थे वो कुटीर उद्योग के पक्ष में थे, कुटीर और लघु उद्योग के पक्ष में थे, जबकि नेहरू जी जो थे वो भारी उद्योग के पक्ष में थे। इसलिए आंसर आपका डी होगा। नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता के जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत में आर्थिक विकास के लिए गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देते थे, वहीं नेहरू जी भारी उद्योगों के पक्ष पोषक भी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ऐसा कहा था कराची अधिवेशन, जो 1931 में हुआ था। They might kill me, but they cannot kill Gandhism. If truth can be killed, Gandhism can be killed. तो यंग इंडिया 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित, जो महात्मा गांधी द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का एक अंश था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? ये बनवाया था सी राजगोपालाचारी साहब ने। बी आंसर होगा। मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की थी, जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट, कौन सी घटना सुमेलित नहीं है? अब ध्यान रखना, देखो, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, यदि हम देखें भारतीय राष्ट्रीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन और द इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो लगभग ये सभी मैच खा जाती हैं, लेकिन इसका आंसर कुछ मिलता नहीं है सीधा सा। देखो, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ कॉसिस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना MC राजाराम ने 1925 में की थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई। द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे द्वारा 1887 में की गई। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प में केवल डी सुमेलित है, जबकि अन्य तीन क्या है? सुमेलित ही नहीं है। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न जोड़ियों में सुमेलित करें गांधी जी के संबंध में। अब देखो क्या क्या होता है यहाँ पर, कौन कौन सी जोड़ी सुमेलित होगी। देखो, गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया था, तो कब, किस दौरान ले जाया गया था? तो ये ले जाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसका मतलब एक का तो दो बनेगा। अब एक का दो देखो, इसको ई को भी हटा दो यहाँ से, सी को भी हटा दो और बी को भी, डी में। तो देखो, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कब किया था? सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो इसका मतलब बी का जो बनेगा आपका, बी का बनेगा आपका चार। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, तो काले झंडे दिखाए गए थे दिल्ली समझौते के अनुमोदन पर, ये बनेगा। और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, तो इसका मतलब इसका बनेगा 1939 का कांग्रेस का संकट।
जब गांधी जी के सहयोगी पट्टाभी सितार मैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया, तो इसी के पक्ष में गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। किससे? पट्टाभी सितार मैया से। इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए बन जाएगा। गांधी जी को यरबदा जेल ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे दिल्ली समझौते के अनुमोदन के लिए। और उन्होंने कहा था कि यह मेरी पराजय मेरी उनसे अधिक है 1939 के कांग्रेस संकट के दौरान। निम्न में से सही कालानुक्रम छांटना। अब देखो सही काल में लगाएंगे। सही काल में आप कब लगा सकते हैं? जब आपको इनकी डेट पता हो। अब देखो, असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ था, सॉरी 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। यदि आप देखें, नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन देखो चला तो इंग्लैंड से था 1927 में, भारत आया था 1928 में। इसका थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक। और उसके बाद यदि हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में। तो आप इसे कालक्रम में सजा सकते हैं। देखो किस हिसाब से आप कालक्रम में लगाएंगे, अब आप इसे देख लो। देखो असहयोग आंदोलन, उसके बाद में देखो यहाँ पर मिसमैच, असहयोग आंदोलन यहाँ भी है, लेकिन इससे पहले क्या आएगा? साइमन कमीशन पहले आ जाएगा। तो अब से पहले देखो साइमन कमीशन कहाँ है? असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन यहाँ। तो यही आपका आंसर होगा। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, भी आंसर लग जाएगा। उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है: असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, साइमन कमीशन 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? वो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को, ये आप ध्यान रखना। और जो दांडी मार्च हुआ था वो 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय के अवार्ड की जो घोषणा की गई थी वो 1932 में की गई थी। वो कह रहा है सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई? तो यही घटना घटित हुई थी, सांप्रदायिक अवार्ड के निर्णय की घोषणा। चोरी चोरा कांड 1922, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में आया था। नेक्स्ट, और फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो रेलवे आयोग 1901 में गठित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे ये जानना चाह रहा है। देखो उसके जो अध्यक्ष बनेंगे आपके रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे टॉमस रॉबर्टसन। आंसर इसका बनेगा ए का 4। अब ए का 4 देख लो। देखो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी और डी में दोनों में। तो अकाल आयोग जब 1899 में गठित हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एंथनी मैकॉफ थे। तो एंथनी मैकडोनल्ड थे ये। आपका आंसर इसमें ए, इसका बी का जो बनेगा वो ए बनेगा। अब ए का 4 और बी का 1 देख लो। ए का 4 और बी का 1 आपका सी में है। इस प्रकार जो सिंचाई आयोग के अध्यक्ष हुए थे वो बने थे कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ। और पुलिस सुधार आयोग के जो अध्यक्ष बने थे एंड्रयूज फ्रेजर बने थे। तो इस प्रकार आपका आंसर सी बनेगा। रेलवे आयोग जो 1901 में गठित हुआ, अध्यक्ष टॉमस रॉबर्टसन थे। अकाल आयोग जो 1899 में गठित हुआ, एंथनी मैकडोनल्ड थे। सिंचाई आयोग जो 1901 में गठित हुआ, अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ थे। और पुलिस सुधार आयोग जो 1902 में हुआ, एंड्रयूज फ्रेजर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। देखो दांडी यात्रा कब हुई? अब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। को दांडी यात्रा जो हुई थी आपकी, अभी पीछे मैंने आपको बताया 1930 में। और साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। अब आप इसको लगा लीजिए। अब कैसे लगाएंगे? देखो सबसे पहले क्या आएगा? 1927, दो आएगा, दो इसमें भी है, इसको बी को भी हटा दो और डी को भी हटा दो। अब दो के बाद क्या आएगा? 1930 के बाद, 1927 के बाद आएगा 1930। तो एक आएगा, इसमें भी दोनों में भी है। उसके बाद में क्या आएगा? फिर देखो दो आएगा, एक आएगा, और एक के बाद अब आपका तीन आएगा, पूना समझौता। सॉरी, नहीं नहीं, एक सेकंड, जरा गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं, ये आएगा, चार आएगा। एक नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, चार आएगा, फिर आएगा तीन। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, दो एक चार तीन। देखो साइमन कमीशन 1927 में, दांडी यात्रा हुई थी 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना समझौता 1932 में हुआ था। फिर से घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी, आप जानते ही हैं। पूना समझौता जब हुआ था, आप एक तरीके से देखें, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और सांप्रदायिक गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अब जरा देखो इसमें मैच करा लो। देखो सबसे पहले कौन सी आएगी? आपका जो दांडी यात्रा जो हुई थी वो 1930 में हुई थी, तो सबसे पहले एक ही लगेगा। अब एक देखो किसमें, देखो ये तो हटाओ इसे। फिर उसके बाद में दांडी यात्रा के बाद में गांधी इरविन समझौता 1930 में, फिर पूना समझौता, और फिर सांप्रदायिक घोषणा 1932 में होती है। तो इस प्रकार आंसर आपका डी लगेगा। दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जबकि पूरा समझौता हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर तथा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट,
निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और अपने उत्तर में दिए गए कूट की सहायता से चुनना है इनको। देखो फिर से कालानुक्रम लगाना है। कैसे लगा सकते हैं कालानुक्रम? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में। ये कह लो कि एक तरीके से 2 सितंबर को ले लो, क्योंकि सीधा सीधा नहीं निकलेगा अब इसका। 2 सितंबर 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1940 को मनाया गया। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, तो ये हुआ था आपका 14 जुलाई 1945 को। 14 जुलाई 1945। अब आप इसमें मैच करा सकते हैं कि कौन सा लगेगा इसका। देखो सबसे पहले आएगा इसमें डी, जुलाई वाला। इसका मतलब पहले आपका डी होगा। डी देखो किसमें, देखो सी को भी हटाओ, ए को भी हटाओ। फिर डी के बाद जो आएगा आपका, डी के बाद आएगा आपका बी। ये 24 मार्च 1940 का, तो बी। तो डी के बाद बी आपका दोनों में है, अभी भी आगे बढ़ो। फिर उसके बाद आएगा आपका ये 16 अगस्त वाला 1940 को। इसका मतलब आंसर जो बनेगा आपका वो डी बन जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1940 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को। तथा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करने के बाद शिमला सम्मेलन विफलता की घोषणा जो 14 जुलाई 1945 को हुई थी। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प क्या है आपका? सही आपका क्या होगा? बी होगा। इस प्रकार देखो मैंने आपको 105 तक सवाल इसमें करा दिए। 105 से आगे के सवाल हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जो आपका अगला लेक्चर जो भी बनेगा। उसके बाद में देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आपको मैंने 1 से लेकर 40 तक लेक्चर की पीडीएफ आपको सेंड कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये कि आज तक के लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, और वो मैंने आपको पिन भी कर रखे हैं टेलीग्राम पर। यदि आपको नहीं मिलती तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, पॉलिटी के नोट्स चाहिए, हिंदी के नोट्स चाहिए, क्योंकि तीनों ही मैंने कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं, तो उनके नोट्स भी आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है रिवीजन के लिए तो आप मेल के माध्यम से बता देना। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो देखो कुछ ज्यादातर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, जो मैंने आपको कुछ पिन कर रखी है, और यदि नहीं मिलती है तो मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।